Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. To another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 23421050. Please remember to prefix 011 if you're calling us from outside Delhi. I am Ishan Mittal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे पूछते हैं शेयर बाजार, कारोबार या अर्थनीति से संबंधित कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2342-1050। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार मनोज, नमस्कार ईशान और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं ईशान मित्तल। Domestic markets jumped nearly 3% this week. Sensex and Nifty breached multiple all-time highs. GST collection rises 12% to 1.61 lakh crore rupees in June, and the US markets rise on news about dip in inflation. Nasdaq hits 40-year milestone. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार लगभग 3% उछला। सेंसेक्स और निफ्टी ने अनेक सर्वकालिक शिखर स्तरों को पार किया। जीएसटी संग्रह जून में 12% बढ़कर 1,61,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा और अमेरिका में मुद्रास्फीति में गिरावट संबंधी खबरों से शेयर बाजार में आई तेजी। नेस्डेक ने 40 वर्षों की अवधि में सबसे बड़ी छमाही वृद्धि स्तर को प्राप्त किया। समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त लिवाली की गई और प्रमुख सूचकांक अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचकर बंद हुए। बाजार में लगभग 3% का उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शुक्रवार को 1,739 अंक यानी 2.76% की वृद्धि लेकर 64,719 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सप्ताह के दौरान 524 अंक यानी 2.8% बढ़कर 19,189 पर बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 64,769 के उच्चतम स्तर तक उठा था, जबकि निफ्टी भी 19,202 के शिखर स्तर पर पहुंचा। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी अच्छी खासी हुई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स लगभग 3% लाभ के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 2% की वृद्धि हुई। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार पर ध्यान दें तो साप्ताहिक आधार पर $1 की तुलना में रुपया बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर 82 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। And with that, we have our first caller on the line, J.S. Saluja from Delhi. Mr. Saluja, please ask your question. सलूजा साहब, आप हमारे साथ लाइन पर हैं जुड़े हुए। आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आप जुड़ गए हैं सलूजा जी, बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछें। गुड इवनिंग टू द एंटायर टीम। माय क्वेश्चन इज काइंडली टेक द ग्रीवेंस
to SEBI or any other relevant agency as to why shares of Red Tape are not being listed, which was demerged by Mirza International on 29/3 in the ratio 1:1. So, it has taken more than 3 months and no reply has come. It is affecting everybody. Kindly do the needful. Thank you. Mr. Saluja, at the outset, first of all, welcome to the show. At the outset, in the beginning of the show, we do announce that we don't refer to any particular company shares. So, therefore, any specific queries with regard to a particular share may not be taken up. Secondly, you must remember that this platform is for answering questions on conceptual issues where I think the listeners want to understand why certain things are happening, what are the principles behind. This is not strictly a grievance, solution platform. So therefore, it may not be possible for us to take it to SEBI or any other, although I would say if there is anybody from that department listening to our program and your voice is reaching them, then maybe they take cognizance of that. But basically, so on both the counts, I think we need to just remind you are a very, very veteran listener. You regularly call that we don't take company specific, and this is not a grievance resolution platform. आइए आमंत्रित करें अपने दूसरे श्रोता को। आप हैं एनआर प्रसाद। प्रसाद साहब, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। मिस्टर शरद कोहली, वेरी गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग मिस्टर प्रसाद। जस्ट वन क्वेश्चन। या market rallied 1,700 points in the last just 3 days of trading. Yeah. Okay. Now, in that, even the IT sector also rallied. Yeah. Whatever the reason, it rallied for 1,700 points. If IT sector also this thing, IT sector is also doing well, can we book the profit later? All right. Mr. Prasad, when the market sentiment is good, as you rightly said, the market has really rallied. In fact, when we were listening to the headlines of the show, you remember Ishan was reading that market has made multiple record highs, both Sensex and the Nifty now, and certain other Nifties also. Bank Nifty already made a record high. So when the market sentiment is good, we see most of the sectors doing well, even the untouched sectors, or the sectors which have been under pressure, like IT sector, as you rightly said, because IT sector was under pressure for the last few months, especially with the news of recession coming from Europe and certain degree of recession-like situation from US as well. But I think once the sentiment, so this is the beauty of the market. When the sentiment is down, everything looks so gloomy, and suddenly when the sentiment is up, everything which was looking gloomy earlier suddenly turns good. Yes, some of the IT companies are buoyant. Some of the IT companies have presented very good results also. That is also one of the reasons. I think it is more due to sentiment, although I would agree to a certain extent with you, Mr. Prasad, that IT sector is under pressure. There have been a lot of layoffs from the IT sector. We don't name companies here, but including US, a lot of IT companies have seen layoffs and their bottom lines have been under pressure. I think it is more the effect of the overall improved sentiment, Mr. Prasad. And we have our next caller now, Vinod Gupta from Noida. Vinod ji, please ask your question. सर, मेरा सवाल है कि एक एयरलाइन कंपनी थी इंडिया की, काफी प्रीमियम जी, लिस्टेड हो गई है जी, और उसके शेयर अभी बिक नहीं सकते। मैं 1.5 लाख के शेयर है मेरे पास जी। क्या जीरो वैल्यू पे कहीं ट्रेड करके अपना लॉस बुक कर लूं, और ताकि मेरा प्रॉफिट जो मैंने अर्न किया है उसमें एडजस्ट हो जाए? जी हाँ विनोद जी, उसको नॉर्मली लोग क्या तरीका लगाते हैं, हालांकि हम इसको बहुत फॉर्मली तो नहीं बताते हैं, पर क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है, जैसे आपने अपने किसी परिवार के व्यक्ति को, क्योंकि ट्रेड नहीं हो रहे हैं, तो अपने किसी परिवार के व्यक्ति को 1 रुपए पे या किसी बहुत सस्ती नेग्लिजिबल दर पे दे दिया, तो एक तरह से ट्रेडिंग मान ली जाती है। क्योंकि ये बात सच है, आपका सवाल यहीं से निकल के आ रहा है। ये बात सच है कि जब तक आप लॉस को बुक नहीं करते हैं, या तो उस कंपनी को ऑफिशियली पता लग जाए कि अब ये ट्रेडिंग नहीं हो रही है और आपके पास ऑफिशियल एविडेंस आ जाए कि अब ये डीलिस्ट हो चुकी है और ये पब्लिकली ये बात अनाउंस हो जाए, तो फिर तो लाजमी बात है जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे अपना लॉस बुक कर सकते हैं। पर अगर अभी डीलिस्टिंग हुई है और आपको पता लग गया है कि नहीं हो, तो आप किसी अपने परिवार के सदस्य के डीमैट अकाउंट में उसको बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे आप करके और आप इसका बाकायदा लॉस बुक कर सकते हैं। तो आपका जो विचार है वो बहुत उच्च है और आप ये काम कर सकते हैं। हालांकि मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा मनोज और ईशान की परमिशन से कि हमें बहुत खेद होता है जब भी कोई लिसनर को इस प्रकार के घाटे का हमको मालूम पड़ता है, क्योंकि खून पसीने की कमाई होती है, निवेश करी हुई होती है, पर जब मालूम पड़ता है कि घाटा हो गया तो हमें भी, आपको यकीन हो ना हो, मुझे तो व्यक्तिगत रूप पे बहुत अंदर से दिल में दुख होता है, पर अफसोस हम इसमें कुछ कर नहीं सकते सिवाय आपको सलाह देने के। जी आइए चलें मुंबई से हमारे साथ हैं मुनीश जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। शरद जी, मेरा 2 सवाल है जी कि जो CBDC है जी, मैंने पिछली बार आपने कहा था तो मैंने ऐप डाउनलोड किया और मैंने यूज करने की कोशिश की है ई-रूपी को। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बताइए। जी सर, उसमें एक मैंने जो दिक्कत देखी वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी मान लीजिए कभी हमारा कोई ट्रांजैक्शन का बिल बनता है 10 रुपीज पैसे जी, जो CBDC से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो उसको राउंड ऑफ कर देता है टू द नियरेस्ट 50 जी 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 50 सेंट्स मतलब पैसे। और जो हम जब अगर UPI से पेमेंट करें तो वो एग्जैक्ट 10 रुपए 15 पैसे आप पे कर सकते हैं। जी जी जी, तो वो एक प्रॉब्लम है जो CBDC में है जो UPI में नहीं है। जी सर, अगर मैं CBDC में अपने पैसे कुछ निकाल के अपने बैंक अकाउंट से अगर उस वॉलेट के अंदर रखता हूँ जी, उस पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जबकि अगर मैं UPI से पेमेंट करता हूँ तो वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर सामने वाले को पे करता है। जी, इजंट बेटर ऑल्टरनेट? मनीष, देखिए, बहुत आपके सवाल पहले तो बहुत अच्छे सवाल हैं, क्योंकि CBDC पे हम लगातार चर्चा करते हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं, पर इसमें आपके सवालों का उत्तर जो है वो मेरे लिए बहुत सरल है देना। इसलिए सरल है कि इसका उत्तर इसमें छुपा है कि UPI और CBDC के बीच में एक सैद्धांतिक अंतर है, एक डिफरेंस इन प्रिंसिपल है। CBDC जो है, पहले तो आपकी जो चेंज वाली बात थी वो तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अभी CBDC हम ये ना भूलें मनीष कि अभी CBDC आप उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जिनकी गिनती पूरी 142-143 करोड़ की जनसंख्या में 10 लाख भी नहीं है। तो पहले तो आपको बधाई कि आप उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जब आपने डाउनलोड किया। और क्योंकि अभी इवॉल्व कर रहा है, अभी बहुत एक्सपेरिमेंटल तौर पे चल रहा है, रिटेल में लेन देन आपको शायद कम ही लोग मिलेंगे जिसको आप इसके जरिए दे पाएंगे। आपको पूछ के लोगों को करना पड़ेगा कि आप भाई यूज करते हो कि नहीं। तो ये राउंडिंग ऑफ की समस्या मैं समझ रहा हूँ टेम्परेरी, और अभी इसको बहुत छोटे पैसे के ट्रांजेक्शन के लिए नहीं रखा गया है कि आप 10 रुपए 75 पैसे दें या 20 रुपए 25 पैसे दें, उसके लिए नहीं रखा गया है इसको। ये ठीक है कि 50 रुपए से ऊपर वो राउंड ऑफ करता है, बड़े के लिए आप इस्तेमाल करें। दूसरा, आपने पूछा कि इंटरेस्ट, देखिए ये मनीष उसी तरह ये बहुत जरूरी है क्लैरिफाई करना, ये जो आपके बटुए में इस समय हाथ डालिए, उसमें जो आपके बटुए में कैश पड़े हैं 100 रुपए के, मुझे नहीं पता कितने पैसे पड़े हुए, ये बस उसी का एक विकल्प है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। तो ये पैसे, इसको UPI से कंपेयर करना मुझे लग रहा है उच्च नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसको कंपेयर मैं बताता हूं किससे करिए, इसको आप उससे कंपेयर करिए जो आपके जेब में नोट रखे हुए हैं। तो आपके जो जेब में नोट रखे हैं वो तो कोई ब्याज नहीं दे रहे हैं, अगर मैं आपकी बात का, आप ही के सवाल का आप ही के ऊपर डालूं तो क्योंकि ये उसका पेपर करेंसी का विकल्प है, तो इसको आप ब्याज से और UPI से और बैंक से आप इसको कंपेयर ना करें। इसको और आप गहराई में समझेंगे तो आपके सवालों का स्वतः उत्तर मिलता जाएगा। एक बार फिर से CBDC का पूरा फॉर्म CBDC का फुल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये जो नया अब इलेक्ट्रॉनिक रुपया, और बड़े सुंदर है वो नोट, देखने में हमारे इन नोटों से थोड़े भिन्न भी हैं। पहले मुझे लग रहा था एक जैसे होंगे, जब मैंने डाउनलोड किया तो मैंने देखा 100 का नोट 500 का नोट और तरीके का दिखता है, और इसको ई-रूपी भी कहते हैं, और आपके बैंक के थ्रू आप इसमें पैसे निकाल लीजिए और इससे लेन देन करिए। मेरा बहुत मन है किसी दिन CBDC के ऊपर एक विस्तृत रूप से कार्यक्रम करने का, और मैं मनोज और ईशान को कहूंगा कि कभी मौका लगे तो हम इसको बहुत विस्तृत तौर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मनीष ने जो सवाल पूछे हैं बहुत ही जरूरी सवाल हैं। वाकई में लोग इसको UPI और वॉलेट से मिक्स करके देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ें, आमंत्रित करें कल्याण से आनंद को। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। आनंद जी जुड़े हुए हैं आप हमसे। हाँ, नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के टैक्सेशन के लिए। जी, मैंने सेकेंडरी मार्केट से कुछ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिए हैं जी, जिनका मैच्योरिटी होगा 24 में जी, और कुछ 28 में, मतलब अभी आज या कल में, पर जी 28 में या 29 में जी। तो मुझे टैक्सेस देना पड़ेगा या टैक्स फ्री रहेगा? बहुत ही मनोज और ईशान, इन्होंने ऐसा सवाल पूछा है जो कि अनेकों लोगों के दिमाग में घूमना है, क्योंकि होता क्या है कि जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आप ओरिजिनल इशू में खरीदते हैं तब तो टैक्सेशन बड़ा क्लियर है कि जो मैच्योरिटी पे आप कैपिटल गेन लगा रहे हैं वो कैपिटल गेन माफ है। अब जो लोग सेकेंडरी मार्केट से कर रहे हैं, तो मैं आपको आनंद जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात बताने लगा हूं जो कि बहुत कम लोगों को पता है, और यही मार्केट मंत्रा कार्यक्रम की खूबसूरती है कि कई बार ऐसी बात निकल के आ जाती है जो शायद किसी को भी नहीं पता होती है। हमने इस पे बहुत रिसर्च किया और बहुत जगह से हमने इसको क्रॉस चेक करने की भी कोशिश करी, मेरी और मेरी पूरी टीम ने। तो हमें उसमें खोज के निकल आया कि अभी कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं तो क्या आपको जो 3 साल के लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रावधान है, क्या आप उसको बाईपास कर जाते हैं? जैसे आपने ठीक कहा, अब आज 2023 में हम बैठे हैं, 2024 के बॉन्ड मैच्योर हो तो नियम के हिसाब से तो मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
तो ये बात सच है कि कोई टैक्स नहीं लगता है, पर क्योंकि आयकर अधिनियम ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको कम से कम 3 साल के लिए गोल्ड को होल्ड करना जरूरी है, तो इन दो कश्मकश के बीच में आनंद जी ये पेच फंसा हुआ है। जब तक इस पेच का स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालय से नहीं आता और आयकर विभाग या सीबीडीटी से नहीं आता, तब तक के लिए आनंद जी मैं आपको खुशखबरी दे देता हूं, और खुशखबरी दबी आवाज में दूंगा। लोग कहते हैं दबी आवाज रेडियो पे कब होती है? दबी आवाज से मेरा मतलब है कि बहुत प्रोनाउंस नहीं है, कि जब तक मैच्योरिटी पे वाकई में इसमें, क्योंकि जो लॉ है, जो अनाउंसमेंट है एसजीबी के गाइडलाइंस की, वो क्लियर कहती है कि मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं। अब मैच्योरिटी से आपने एक दिन पहले भी ले लिया तो मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं है। तो अगर वाकई आपको प्रॉफिट हो रहा है आनंद जी, तो आप अभी, मैं समझता हूं जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता, उसका दबी आवाज में कह सकते हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आइए चलें गुरुग्राम से हमारे साथ हैं विकास जॉली। जॉली साहब स्वागत, सवाल पूछें। थैंक यू, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे 2 सवाल हैं। पहला, विद हाफ द ईयर ओवर, इफ वी पॉज एंड एनालाइज, तो हम कर सकते हैं इन द इक्विटी मार्केट इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर। और मेरा दूसरा सवाल था कि एनपीए रेशियो ऑफ इंडियन बैंक्स इज ऑलवेज हायर देन अदर कंट्रीज। क्या एक खुदरा निवेशक को एनपीए की चिंता करनी चाहिए व्हाइल सिलेक्टिंग अ बैंकिंग स्टॉक? थैंक यू। Well, Vikas, both questions are very good. Equity market, you're right. We have just finished one half of 2023, and we have today entered into the second half of 2023. Yes, I think as I've been saying from the beginning that the second half of this year, I remember I was doing this show in February, March, and I said that the second half of this year likely to be good. So you are already seeing trailers of that being good in the last few days. The market has touched all-time high. So I think it seems like that if other things remain constant, that is the geopolitical factors, there's nothing extraordinary happening on the geopolitical front पे, कोई दो देशों में आपस में कश्मकश ना हो, और अब ब्याज की दरें भी जितनी अपनी पीक कर चुकी हैं, तो यहां से तो अब ब्याज की दरें घटाने की बात सुनने में आने लगी, हालांकि बहुत जल्दी भी नहीं होने वाला है। और अगर मॉनसून हमारे देश में अच्छा रहा, और मॉनसून शुरू में थोड़ा सा डरा दिया था, पर एकदम से मॉनसून ने देश के 90% हिस्से पर अपना फैलाव कर लिया, तो मुझे लग रहा है वो जो किसानी का क्षेत्र है, जो मॉनसून से रिलेटेड हमारे देश का विकास होता है, वो भी अब थोड़ा तसल्ली ले रहा है। इसी की वजह से और विदेशी निवेश फिर से आना शुरू हो गया है। तो ऐसा लग रहा है अभी तो विकास के बाकी के 6 महीने अच्छे होने वाले हैं। शर्त यह है कि कोई एडवर्स न्यूज नहीं आने चाहिए। दूसरा, आपको जल्दी से बता देता हूं, आपने एनपीएस का पूछा। एनपीए एक क्राइटेरिया है बैंक की सेहत देखने का, और भारतीय बैंकों की बात करें, खासकर सरकारी क्षेत्र की, तो एनपीए वाकई में कम हुए हैं। जो सरकार ने आईबीसी लॉज लाए और बाकी रिकवरी के प्रोसेस किए गए, राइट ऑफ्स किए गए, और रैशनलाइज किया गया पूरे एनपीए के कॉन्सेप्ट को, तो उसको देख के लग रहा है कि अब एनपीएस की वजह से बैंक की सेहत पर, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं इसमें विकास जी, के आपके बैंक की ओवरऑल बैलेंस शीट कैसी है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और बैंक के एसेट्स कैसे हैं, बैंक की लायबिलिटीज कितनी है। पर यह सच है कि एनपीए एक बहुत बड़ा पैमाना होता है, पर खाली एनपीए विकास नहीं होता। जी। मूविंग ऑन टू कोलकाता, वी हैव आवर कॉलर अतनु साहा। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Am I audible, sir? Yes, you are. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening. I Atanu from Kolkata. जी. Sir, my question is, what is liberalized remittance scheme? Okay. All right. What is liberalized liberal? Got your question, Atanu ji. Got your question. Liberalized remittance scheme is a scheme launched by Government of India, where every citizen of India can remit up to $250,000 per annum. So per citizen, per annum, you can remit overseas for various purposes. There's a form called Form A2 with the bank. You fill up that form, you just have to tick mark. So you can easily, because country's forex reserves are very healthy. I mean, so the government has liberalized it that you can send it for medical treatment, you can send it for investment, you want to buy a property. So there are certain purposes specified in A2 form. Just go to a bank, tick out, and if you have to send payment to a relative, you want to gift to somebody, or you want to transfer to your own account abroad if you are having accounts in both the countries. So you can send up to $250,000. It's very easy. Not many questions are asked, and you can remit that. So it's $250,000 per annum per citizen. Yeah. दिल्ली से हमारे साथ हैं भाग्य नारायण शाह। बहुत बहुत स्वागत आपका भाग्य नारायण जी, सवाल पूछें। सर जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ जी, बताइए। मैं 2021 में एक बैंक का 1000 शेयर खरीदा हूँ जी, लेकिन उसका रेट कभी 50 पैसा कम हो जाता है, कभी 50 पैसा ज्यादा हो जाता है। जी। उस परिस्थिति में मैं क्या करूँ? मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जी, प्रतिबंध है, किसी का नाम नहीं लेना है। जी, भाग्य नारायण जी, आपका प्रश्न समझ आ गया। पहले तो मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा कि आप एक शारीरिक लिमिटेशन के बाद आप इतना इंटरेस्ट रखते हैं और इतना उसको नोट करते हैं, आप उसका बाकायदा ट्रैक भी रखते हैं।
ये भाग्य नारायण जी, कुछ शेयर मार्केट का जो स्वभाव है वो ही इस प्रकार का, जैसे मेरा एक स्वभाव है, आपका एक स्वभाव है, मेरे साथ मनोज बैठे हैं उनका स्वभाव है, ईशान बैठे, तो मार्केट का भी एक स्वभाव है। स्वभाव ये है कि ये इसका स्वभाव है उतार चढ़ाव। तो ये आपको 50 पैसे ऊपर नीचे होता है तो मैं समझता हूं बहुत कम होता है। ये तो कई बार 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए बहुत लंबा छलांग भी आगे पीछे मारती है। तो मुझे लगता है भाग्य नारायण जी, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव को मैं तो ये सलाह देता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ना, शेयर मार्केट रोज रोज कीमत देखनी नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है, देखने के बाद आप उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और किसी ना किसी दिन दिमाग में बैठ जाते हैं अब इसको बेचो या अब इसको खरीद लो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म या और जोड़ लो, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो इस छोटे मोटे, अगर अच्छा बैंक है, क्योंकि हम नाम नहीं लेते हैं तो मैं बहुत खोल के तो नहीं बता पाऊंगा, पर अगर अच्छा बैंक है तो आप इसको रखिए और लंबी अवधि के लिए आप रखेंगे। हमारे बैंकों की सेहत सुधर रही है, बैंकिंग सेक्टर सुधर रहा है पहले के मुकाबले, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने जो भी शेयर लिया है, मुझे नहीं मालूम, वो आगे से बेहतर करेगा। तो भाग्य नारायण जी, रोज रोज मत देखिए, रोज रोज चिंतन करने के लिए तो कहते हैं एक शेर है उर्दू में, और भी गम है जमाने में, और भी ध्यान दीजिए। जी, हमारे साथ कई श्रोता हैं फोन लाइन पर। आप सबों से आग्रह, कुछ पल आप हमारे साथ रहें। आज की कुछ प्रमुख खबरों को हम आपको जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद हम फिर आपसे बातचीत शुरू करेंगे। The goods and services tax revenue for the month of June stood at 1,61,497 crore rupees, which is 12% higher than the GST revenues in the same month of last year. Out of the total collection, central GST is 31,013 crore rupees and state GST is 38,292 crore rupees, while integrated GST was at 80,292 crore rupees. The contribution of cess is 11,900 crore rupees, including 1,028 crore collected on the import of goods. As per the Ministry of Finance, the government has settled 36,224 crore rupees to central GST and 30,269 crore rupees to state GST out of the integrated GST. The total revenue of the centre and the states in the month of June after regular settlement is 67,237 crore rupees for central GST and 68,561 crore rupees for state GST. आइए अब फिर से शुरू करते हैं श्रोताओं से बातचीत का सिलसिला। चलते हैं जयपुर, हमारे साथ हैं जितेंद्र। जितेंद्र जी, स्वागत, सवाल पूछें। हाँ, धन्यवाद सर। मेरा 2 सवाल है। एक तो क्या, जैसे हमारे सेविंग बैंक में मतलब बैलेंस नहीं है, तो क्या हमको फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ के आईपीओ में लगाना चाहिए? पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि ऐसा क्या बात रहता है कि कोई म्यूचुअल फंड हाउस जो है या ब्रोकर जो है वो किसी आईपीओ को कहीं रिकमेंड नहीं करता है? ऐसा क्या रीजन होता है जबकि वो बुक भी हो जा रहा है? तो चलिए जितेंद्र जी, पहला सवाल है कि एफडी को ब्रेक के आईपीओ में लगाना चाहिए। देखिए, ये एक निवेश से संबंधित सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये डिपेंड करता है जितेंद्र जी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइलिंग पर कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, एफडी कुछ और पर्पस के लिए की जाती है, कुछ और कैटेगरी के लोग करते हैं, और आईपीओ में कुछ और लोग लगाते हैं। आईपीओ तो लंबे अवधि में आप एक कंपनी के शुरुआत में लगाते हैं इस उम्मीद में कि कंपनी कल को ग्रो करेगी, और एफडी जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। थोड़ा सा आईपीओ जोखिम भरा होता है क्योंकि कभी कभी आईपीओ के शेयर लिस्टिंग के बाद नीचे भी आ जाते हैं, पर एफडी एक सेफ है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो मैं समझता हूं दोनों एक बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। तो ये आपकी प्रोफाइलिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अवधि के लिए करें। दूसरा कह रहे हैं वो एंडोर्स क्यों नहीं करता है म्यूचुअल फंड। ये तो व्यक्तिगत तौर पे म्यूचुअल फंड्स ऐसे किसी आईपीओ को एंडोर्स नहीं करते हैं जनरली एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस नजरिए से इसको पूछना चाहते हैं। आईपीओ का बाकी पब्लिकली उसके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, मुझे लग रहा है उसी से आप करिए। आप किसी के एंडोर्समेंट की बजाय आप उसके प्रोस्पेक्टस को, जिसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, उसको डिटेल में पढ़ें। बहुत बारीक लिखा होता है, उसमें काफी हद तक आपको जानकारी मिल जाएगी। जब आप लगातार करते रहेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं प्रेम पुजारी। बहुत बहुत स्वागत प्रेम जी, सवाल पूछें। धन्यवाद। आचार्य शरद कोहली सर को नमस्कार। नमस्कार प्रेम पुजारी जी, आपका तो नाम ही बहुत प्रेम भरा है जी, पूछिए। हेलो जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री की द्वारा, सरकार के द्वारा एक जन धन योजना बनाई गई थी जिसमें 0 बैलेंस से खाता खोला गया था जी। बहुत करोड़ों लोगों का खाता खुला था जी। लोगों का पैन कार्ड नहीं बनाया उन लोगों ने, उनको जरूरत नहीं पड़ी जी। 30 जून तक ये बताया जाता था कि इसको आप लिंक कराइए आधार से जी।
जिनका खाता नहीं है, लिंक नहीं है आधार से, उनका वोट अपना पैन नंबर है ही नहीं, तो वो कहाँ से लिंक कराएंगे? चलिए, मुझे समझ आ गया प्रेम जी आपका सवाल, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, वो लिंकिंग का उनके लिए जो करदाता है, क्योंकि अगर आप पैन से लिंक नहीं करते हैं तो अगर टैक्स देते हैं तो आपको टैक्स में टीसीएस हाई रेट पे करेगा, टीटीएस हाई रेट पे करेगा, रिफंड आने में दिक्कत होगी और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो मुझे लग रहा है जनधन अकाउंट वाले जो टैक्स पेयर्स नहीं है उनको तो लिंकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिंकिंग पैन के लिए जरूरी है, आधार के लिए जरूरी नहीं है। पैन को एक्टिव रखने के लिए ये लिंकिंग जरूरी। तो आपके सवाल का मैं समझ रहा हूं कि उत्तर मिल चुका होगा जी। Next, we have Rekha Sharma from Delhi. Rekha ji, please ask your question. Good evening, Market Mantra team and to Registry also. Sir, my question is, if I'm transmitting any amount to foreign destination and any income is generated on that particular amount, whether that would be taxable in India if I'm ordinary resident in India? Please. Rekha ji, the first part of the word you used was not, your phone line is not very clear, but if you're a resident of India and if your income, I'll tell you in principle, but if you're earning income from abroad, then all incomes for a resident Indian across the world are taxable in India. If you're generating income from abroad, whether in the form of consultancy or in the form of salary or in the form of return on any investments or in the form of rent, or in the form of any capital gain, any income that you're generating while you are an ordinarily resident Indian is taxable in India. So for an Indian, global incomes are taxable in India. You need not pay double tax, because with most of the countries we have a double tax avoidance treaty. So if you're being charged taxation both in that country and our country, you can claim an offset by way of double tax avoidance agreement. In case there is a country with which we do not have TTA, we've got section 91 and 92 in Indian Income Tax Act, under which you can offset double tax. So you don't have to pay double tax, but in principle, to answer your question very, very specifically, yes, if you are a resident, although I couldn't understand the word from what source you were generating, but all incomes of a resident Indian from foreign sources are taxable in India. There is a separate schedule in the income tax return where you have to declare these incomes. हमारे साथ कई श्रोता हैं, आग्रह कुछ पल बने रहें। पहले आज की अहम खबर। US markets rose yesterday with tech-heavy Nasdaq boasting its biggest first half gain in 40 years as inflation showed signs of cooling, while Apple closed with a $3 trillion market valuation for the first time. The Dow Jones Industrial Average gained 285 points or 0.8% to 34,408. S&P 500 advanced 54 points or 1.2% to 4450, and Nasdaq Composite added 197 points or 1.5% to 13,788. Tech giant Apple reached the $3 billion mark for the first time since January 2022, adding 2.3%. हमारे साथ हैं हसमुख अधिया जी मुंबई से। बहुत जल्दी सवाल पूछ लीजिए हसमुख जी, समय कम है। या सर, खाली नेक्स्ट वीक के लिए सर आपकी एडवाइस क्या है? शुड वी बुक द प्रॉफिट और पार्शियली और फुल्ली, और शुड वी होल्ड? I would suggest, Hasmukh ji, that you should book some profits, because market is peaking right now. You never know market if it takes a turnaround, so you must at least book a part of profit. If you are earning handsome profit, even booking full profit and re-entering the market on dips is also not a bad idea, since the time is short. So I'll be very, very crisp in my answer. खबरों का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी खबर। मौसम विभाग ने जुलाई महीने में मध्य भारत और आसपास के दक्षिणी हिस्सों तथा पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्रों और पूर्वोत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। माय प्लेजर, थैंक यू। आइए कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुख्य समाचार एक बार फिर। Before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets jumped nearly 3% this week. Sensex and Nifty breached several all-time highs. GST collection rises 12% to 1.61 lakh crore rupees in June. And US markets rise on news about dip in inflation. Nasdaq hits 40-year milestone. That's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.